बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो शहर इक़्तिदार में अफ़वाहें ज़ेर गर्दिश हैं। शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि हुकूमत आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुकदमे में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान समेत अपनी जमात के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 नाराज़ अरकान को, मुनहरिफ अरकान को गिरफ़्तार करने और उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करने के मामले पर गौर कर रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि अगर हुकूमत वाकई ऐसा करने जा रही है, फ़ॉरेन फंडिंग के तहत हुकूमत को गिराने के इल्ज़ाम में, वज़ारत उज़्मा से इमरान खान को हटाने के इल्ज़ाम में, अगर हुकूमत वाकई इन लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहती है, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहती है, तो इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या होता है। गिरफ़्तार करना है तो किस फोरम से वारंट गिरफ़्तारी हासिल किए जाते हैं, और अगर इस मामले की तहकीकात करवाना है तो किस ग्रेड का ऑफिसर जो है इस मामले की तहकीकात करके किस फोरम के ऊपर जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसे सबमिट करवाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज जो फवाद चौधरी साहब ने इस बात का इशारा किया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए लाहौर की मुतल्लिका अदालत से रुजू किया जाएगा, तहरीरी दरख्वास्त दायर की जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि अगर ये तहरीरी दरख्वास्त मुतल्लिका अदालत में दायर की जाती है तो ज़मानत के कैंसिलेशन का कानूनी और आइनी प्रोसीजर क्या होता है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे दो बड़े अहम मामलात पर। एक तो खान साहब ने आज एंकर अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू से मुतल्लिक 3 पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर खान साहब जो अक्सर कहते हैं अपने अवाम को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर को और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को, अपने वज़रा को कि आपने जैसे भी मुश्किल हालात हो आपने घबराना नहीं है। लेकिन नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब तो नहीं घबरा रहे, लेकिन उनकी पार्टी की खातून मिनिस्टर ज़रदार गुल साहिबा जो है वो घबरा गई हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि ज़रदार गुल साहिबा चूँकि वफाकी मिनिस्टर हैं, खातून वफाकी वज़ीर हैं, और उन्हें मिनिस्टर इनक्लेव में एक सरकारी बंगला दिया गया है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। लेकिन लग ये रहा है कि मौजूदा जो हालात बन चुके हैं, हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन अपनी नंबर गेम को पूरा कर चुकी है। तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़रदार गुल साहिबा की जानिब से एक रिटन दरख्वास्त जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वो अपनी रहाइश गाह को तब्दील करके पार्लियामेंट लॉजेस में ले जाना चाहती हैं। यानी अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपको मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी बंगला मिल सकता है, लेकिन गालिबन जो ज़रदार गुल साहिबा हैं वो देख रही हैं कि शायद कुछ दिनों के बाद वो वफाकी वज़ीर नहीं रहेंगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने की सूरत में जो उनकी वफाकी काबीना है वो तो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। तो ये जो दरख्वास्त दी गई है बज़ाहिर उसी तनाज़े में दी गई है कि मुझे मिनिस्टर इनक्लेव की जगह, यानी सरकारी जो बंगला है उसकी जगह जो पार्लियामेंट लॉजेस है जहाँ पर एक 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट होता है, पार्लियामेंट लॉजेस में मुझे सरकारी रहायश गाह जो है फराहम किया जाए। तो अब देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आई है ज़रदार गुल साहिबा की, इस पर जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं कासिम सूरी साहब, वो क्या डायरेक्टर जो है वो जारी करते हैं। इसी तरह से नाज़रीन खान साहब ने जो अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दिया है उसमें खान साहब ने सीधा ये जो उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब ने इसका इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर जनरल बाजवा साहब पे लगा दिया है। खान साहब ने आज इंटरव्यू के सिर्फ मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें खान साहब एक तो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुझे ये कहा गया, बल्कि ये इंटरव्यू में नहीं जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, जो मुलाकात की है उसमें भी कहा और इंटरव्यू में भी कहा। खान साहब ने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 3 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन ये दिया गया कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि अदम एतमाद की तहरीक का मैं मुकाबला करूँ, और तीसरा ऑप्शन मुझे ये दिया गया कि क़ब्ल अज़ वक्त जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो कुछ दिनों से जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, आपके साथ हम खबरें शेयर कर रहे थे कि ऐसे एजेंडे पे, ऐसे पसे पर्दा राब्तों पर जो है वो काम चल रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। तो इस बात की खान साहब ने अपने इंटरव्यू के ज़रिए, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के ज़रिए इसकी तौसीक कर दी है। कल भी खान साहब ने कौम के साथ खिताब करते हुए कहा था कि मुझे इस्तीफ़ा देने का कहा गया, लेकिन मैं तो खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी कैसे इस्तीफ़ा दे सकता है। तो खान साहब ने बराह रास्त जो है इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि मुझसे अगर किसी ने इस्तीफ़ा मांगा था तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुझसे इस्तीफ़ा जो है वो मांगा गया है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील क्यों किया गया, इससे मुतल्लिक़ भी उनसे सवाल हुआ। तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया गया है या उनकी बुरी कारकर्दगी, बल्कि खान साहब ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए
ये एक सियासी मुआहिदा जो है वो किया गया है। लेकिन जिस बात पर खान साहब ने अपना खदशात का इज़हार किया, ख़तरे का इज़हार किया, जिसमें खान साहब का ये कहना था कि मौजूदा हालात में मुझे बदनाम करने के लिए मेरी कोई ऑडियो टेप जो है वो अपोजिशन की जानिब से मंजर आम पर लाई जा सकती है ताकि मेरी किरदार कुशी की जाए। खान साहब ने नाज़रीन ये जो बात की है, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके नॉलेज में ये बात लाई गई है कि आपकी मुबैना तौर पे एक ऐसे स्कैंडलाइज किस्म की ऑडियो टेप मौजूद है जो अपोजिशन तक पहुंच चुकी है और वो आपके ख़िलाफ़ इस ऑडियो टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो ऑडियो टेप लीक होने की बात की गई है, उनकी अपनी किरदार कुशी की बात कर रहे थे, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद जो है वो वक्त से पहले खान साहब जो है प्रीएम्प्ट करके इन तमाम चीज़ों को कवर करना चाहते हैं कि अगर मुस्तक़बिल में उनकी ऑडियो टेप आ भी जाती है जो उनसे मनसब, उनके कंडक्ट, उनके जो करैक्टर है उसको जो है वो कोई ऐसा नुकसान पहुंचाती है, उसके बरक्स होती है, तो खान साहब उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि मैं अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करूँगा, सरप्राइज़ दूँगा, मैं इनकी अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाऊँगा। तो साथ ही साथ खान साहब ये भी कहते हैं कि अगर मुल्क इंतखाबात की तरफ गया तो मैं ज़्यादा अक्सरियत के साथ जो है वो कामयाब होकर आऊँगा। तो खान साहब को अपनी अक्सरियत का इतना ज़्यादा यकीन है, तो मेरे ख़्याल से ये जो गद्दारी के मुकदमात की बात की जा रही है, ये जो आर्टिकल 6 के मुकदमात की बात की जा रही है, ये जो मुख्तलिफ लोगों की जो है वो ज़मानतें मनसूख करने की बात की जा रही है और अदम एतमाद की तहरीक को गैर मुल्की साजिश कहा जा रहा है। वैसे कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया जारी किया गया उसमें इसे गैर मुल्की साजिश नहीं कहा गया, और अगर ये गैर मुल्की साजिश होती तो फिर खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, अभी तक उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई, तो खान साहब को फ़ौरी तौर पर जो अमेरिका के यहाँ पे सफ़ीर हैं, जो नाज़िमुल अमूर हैं, जो अमेरिका का सफारत खाना है, अगर ऐसी साजिश हुई है तो खान साहब को फ़ौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे के इंदराज की बात की जा रही है, बल्कि उससे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई है हमारी पार्टी के अरकान की, उसमें यह फैसला किया गया है कि वज़ारत कानून का जो चार्ज है वो कल तक मुझे मिल जाएगा, और ये चार्ज मिलने के बाद जो शहबाज शरीफ हैं और जो हमजा शहबाज शरीफ हैं, और ये दोनों बाप बेटा जो है वज़ारत उज़्मा संभालना चाहते हैं, बेटा जो है पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, इनकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए हम बाकायदा तौर पे जो मुतल्लिका अदालत है वहाँ से रजू करेंगे, वहाँ पे तहरीरी दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी और अदालत से कहा जाएगा कि आप इनकी ज़मानतों को मनसूख करें। लेकिन आज जो प्रोसीजर होता है, जो कानून और ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक अगर आपने किसी की बेल कैंसिलेशन लेनी है तो आपने कुछ चीज़ें अदालत के सामने प्रूव करना होती हैं कि ऐसा कौन सा कॉज ऑफ एक्शन है, ऐसी कौन सी नई डेवलपमेंट है जिसके नतीजे में आप ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं जिनकी आप ज़मानत मनसूखी के लिए आए हैं, ये जो पहले इन्हें बेल दी गई है, जो बेल की पहले इन्हें कंसेशन दी गई है, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और क्यों इनकी ज़मानत मनसूख कराना मतलूब है कि जिससे ऐसा नुकसान हो सकता है नाकाबिले तलाफ़ी जिसका बाद में जो है उजाला नहीं हो सकता। तो ये कानून की ज़बान में ये तमाम चीज़ों को प्रूव करना होगा, दरख्वास्त में ये तमाम चीज़ें लिखनी होंगी। लेकिन कल भी अगर ये दरख्वास्त दायर कर दी जाती है तो कल भी ये ज़मानत की मनसूखी की जो दरख्वास्तें एक्सेप्ट नहीं हो सकेंगी, क्योंकि जब ये दरख्वास्तें दायर होंगी तो मुतल्लिका अदालत के जो मुतल्लिका जज हैं वो सबसे पहले जो फ्री कैन मौजूद होंगे उन्हें नोटिस जारी करेंगे और आइंदा की समात के ऊपर, आइंदा की तारीख के ऊपर ज़मानत की जो कैंसिलेशन की तहरीरी दरख्वास्तें होंगी उस पर दलाइल तलब करते हुए फिर अगली किसी तारीख में इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला किया जाएगा। तो ये लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें बनाई जा रही हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लेंगे, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लेंगे, ये सिर्फ सियासी बयानात से बढ़कर कुछ नहीं। इसी तरह से खान साहब की ज़ेर सदारत जो कानूनी टीम का इजलास हुआ है जिसमें इस नुक्ते पर गौर किया गया कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग के तहत हम एक बयानिया बना रहे हैं कि हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, बाहर से पैसा दिया गया है, यहाँ पर हुकूमत को टॉपल किया जा रहा है, खान साहब को उनके वज़ारत उज़्मा से हटाने की साजिश रचाई गई है जिसमें हमारे लोकल लीडरान भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ शामिल हैं, आसिफ अली ज़रदारी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान शामिल हैं और हमारी पार्टी के 8 लोग शामिल हैं। तो इन्हें गिरफ़्तार करने के मामले पर जो गौर किया गया तो एक रुकन कानूनी टीम का ऐसा था जिसने एतराज़ किया। उसने कहा कि ये जो आप करने जा रहे हैं फ़िलहाल ये लीगल प्रोसीजर बनता नहीं है, आप इनको गिरफ़्तार फौरी तौर पर नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि इस एलिगेशन के ऊपर आपने जाना है, आप इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो कानून का रास्ता है, जो कानून का ज़ाब्ता है, उसको अडॉप्ट करना होगा। अब ज़ाब्ता क्या है नाज़रीन आर्टिकल 6 का? वो ये है कि अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करता है तो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की सूरत में आपको मैं बता दूँ, ये मेरे टीवी भी चल रहा है, उसमें नमाज तरावी और इज्तिमा से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है मस्जिद हराम, मस्जिद नबी में, तो मैं उस तरफ देखने लग गया। नाज़रीन प्रोसीजर ये होता है कि जब किसी के खिलाफ आपने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है जिसने आइन की वायलेशन की है, जिसने आइन को तोड़ा हो, जिसने आइन को इल्तवा में डाला हो,
उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होता है। तो यहाँ पर तो आर्टिकल 6 ना जरदारी साहब ने तोड़ा है, ना शहबाज शरीफ ने तोड़ा है, ना मौलाना फजल रहमान ने तोड़ा है, और ना ही जो पीटीआई के अपने मुनर्रिफ अरकान हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 का कोई इल्ज़ाम ही नहीं। आर्टिकल 6 का चले इल्ज़ाम भी हो तो उसका नाज़रीन प्रोसीजर ये होता है कि आप सबसे पहले एक वफाकी हुकूमत एक ऑफिसर को डेजिग्नेट करती है, गालिबन 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है, जो फिर इस मामले की तहकीकात करता है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के केस में डिप्टी गालिबन एडिशनल या डिप्टी सेक्रेटरी थे दाखिला के, जिन्होंने इस मामले की जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जिन्होंने गद्दारी के मामले के परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जब तहकीकात की थी, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। और सबमिट होने के बाद नाज़रीन सबसे जो मुश्किल प्रोसीजर है कि आपने अगर गिरफ्तार करना है तो मुतलका जो खसूसी अदालत होगी उस अदालत से आपने वारंट गिरफ्तारी हासिल करके जिन पे एलिगेशन होगा गद्दारी का आर्टिकल 6 का, आपने उन्हें गिरफ्तार करना है। लेकिन यहाँ पर तो गद्दारी की जो अदालत बनाने का प्रोसीजर है वो भी इतना आसान नहीं। पाँचों जो हाई कोर्ट्स हैं, पाँचों हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन 3 जज साहबान होंगे, हुकूमत ये चाहेगी कि उन्हें खसूसी अदालत में शामिल किया जाए, लेकिन सवाबती जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर था बंदियाल की होगी। यानी ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बाकायदा गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने के बाद, जो मुल्ज़मान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के सबमिट किया जाएगा और एक मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। और उसके साथ साथ फिर इस रिपोर्ट को जो खसूसी अदालत है उसके क़याम के लिए, अदालत के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाएगा, और चीफ जस्टिस भी जो मुनासिब समझेंगे इस्लामाबाद अपना हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे 3 जजेस अपॉइंट करेंगे, उनके नाम देंगे, और फिर खसूसी अदालत का नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया जाएगा, और फिर वो खसूसी अदालत बैठेगी। ये नहीं कि 2 दिन के अंदर ये सारा काम हो सकता है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जो आपको बताया जा रहा है वैसा होना मुमकिन नहीं है। तो ये अदालत लगने के बाद ये रिपोर्ट वहाँ पे पेश होगी और फिर अदालत से वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो हासिल किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ये भी बता दें, बल्कि ग़ालिबन ये बता भी चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब इस मामले पर गौर किया जा रहा था कि हमने इन 11 अफराद को गिरफ्तार करना है, तो लीगल टीम के एक रुकन की जानिब से कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता। जो खान साहब ने अमेरिका को कहा था, वो खान साहब की अपनी लीगल टीम के एक बंदे ने खान साहब से कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो मुल्क को आप एक बहुत बड़े बहरान की जानिब धकेल सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन जो गद्दारी का मुकदमा है, जो कि रियासत के साथ बगावत करने का मुकदमा है, वो भी पीपीसी के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान का जो फौजदारी ज़ाब्ता है उसके तहत दर्ज होता है, और उसका भी एक चैप्टर है, और चैप्टर में भी जो सेक्शन 120 से लेके 123 तक ये सेक्शन है, उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होता है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी करने में भी हफ्तों लग जाते हैं। तो नंबर गेम की जा रही है, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, सियासी तौर पे जो है वो खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर कानून और ज़ाब्ता और आइन किस तरह से हरकत में आएगा और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। बल्कि यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस तरह के जो मशवरे देने वाले हैं वो खान साहब के किसी तरीके से दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि खान साहब के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आगे चल के इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि आइन और कानून की वायलेशन होगी, इन तमाम चीज़ों को अगर फेस करना पड़ेगा तो वो खान साहब को फेस करना पड़ेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।